नमस्कार दोस्तों। 2 हफ्ते के अंतराल के बाद आज मैं फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने अपने इस यूट्यूब चैनल पर कोरोना से संबंधित अपने अनुभव और अपनी जानकारी साझा करने के लिए। मैं हूँ डॉक्टर जगबीर सिंह और मैं आपको बताऊंगा पिछले 2 हफ्ते में मैंने क्या अनुभव किया। मेरे पिछले वीडियो और आज के इस वीडियो में 2 हफ्ते के अंतराल होने का एक कारण तो यह है कि इस बीच मैं खुद कोरोना के कुछ लक्षण से पीड़ित था। हालांकि मेरी जांच RT-PCR की नेगेटिव आई थी, पर जिस तरह के लक्षण मुझ में थे और जिस माहौल में वो लक्षण पनपे थे, मुझे पूरा भरोसा है कि मैं कोरोना से ही संक्रमित था। इस बीच मैंने 2 परिवारों को भी नज़दीक से देखा कोरोना से जूझते हुए। एक परिवार तो मेरे नज़दीकी रिश्तेदार हैं जिनमें 6 फैमिली मेम्बर्स हैं और एक दूसरा परिवार मेरे क्लोज फैमिली फ्रेंड हैं जिसमें करीब 7 सदस्य हैं। तो इन 13 लोगों का कोरोना के साथ कैसा अनुभव रहा और मुझे भी मिला ले तो कुल 14 लोगों का कोरोना के साथ कैसा अनुभव रहा, यह मैं आपको बताऊंगा। और जैसे जैसे मैं अपने अनुभव साझा करूंगा पिछले 2 हफ्ते का, और इन मरीजों में तो लक्षण पिछले 1 महीने से अलग अलग सदस्यों में अलग अलग समय पर चल रहे थे। जैसे जैसे मैं ये अनुभव साझा करूंगा, बीच बीच में मैं आपको कुछ जरूरी जानकारी दूंगा जो आपके लिए बहुत उपयोगी होंगी, और कुछ भ्रांतियां भी हैं जो प्रचलित लोगों में, वो भी दूर करने की कोशिश करूंगा। सबसे पहली भ्रांति कोरोना की वैक्सीन को लेकर, कि कोरोना की वैक्सीन लगने के बाद भी लोगों को कोरोना हो जाता है। इसका एक उदाहरण मैं स्वयं हूं। मैं स्वास्थ्यकर्मी हूं, मुझे 2 वैक्सीन के 2 डोज लग चुके हैं और दूसरा डोज लगने के करीब करीब 1 महीने के बाद मुझ में कोरोना के लक्षण दिखे। तो ये कैसे संभव है कि कोरोना की वैक्सीन लगने के बावजूद किसी को कोरोना का प्रकोप झेलना पड़े? तो यहां पर स्पष्टीकरण की जरूरत है, जरा ध्यान से समझें। जो वैक्सीन हमें कोरोना के लिए लगाई जाती है वह वैक्सीन इंजेक्शन के रूप में दी जाती है, और कोरोना का जो संक्रमण नेचुरल प्राकृतिक तरीके से होता है वह अमूमन नाक के द्वारा, फेफड़े के द्वारा शरीर में होता है। वैक्सीन लगने के समय कोरोना का जो अंश है, कोरोना कीटाणु वायरस का जो एंटीजन है, वो सीधे हमारे शरीर में इंजेक्शन के द्वारा प्रवेश कर दिया जाता है, जिससे हमारा शरीर अंदरूनी रूप से तो तैयारी करता है कोरोना से लड़ने की, पर हमारे नाक की जो सतह है, जो फेफड़े की सतह है, उसमें एक लोकल इम्यूनिटी जो होनी चाहिए वो डेवलप नहीं होती है। तो यहाँ थोड़ा स्पष्ट करना चाहूँगा, लोकल इम्यूनिटी और सिस्टमिक इम्यूनिटी क्या होती है। जब कभी भी कोई वायरस या बैक्टीरिया हमारे शरीर में प्रवेश करता है, वो या तो नाक के रास्ते, सांस के रास्ते, फेफड़े से होते हुए शरीर में जाएगा, या फिर खाने पीने की चीज़ों से, मुंह के द्वारा, पेट में, हमारी अतड़ियों के द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करेगा। तो किसी भी वायरस और बैक्टीरिया की खिलाफ हमारी जो पहली लड़ाई होती है, हमारे शरीर की जो पहली लड़ाई होती है, वह इन फेफड़े और हमारी अतड़ियों की जो सतह है, म्यूकोसल मेम्ब्रेन अंदर जो होती है, वहां पर लड़ी जाती है, और इससे एक लोकल इम्यूनिटी डेवलप होती है। यह पहला बैरियर होता है इन कीटाणुओं के खिलाफ। जो बैक्टीरिया और वायरस इस पहली लड़ाई से बचकर हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर जाते हैं, हमारे ब्लड स्ट्रीम में पहुंच जाते हैं और खून के दौरे के साथ पूरे शरीर में फैल जाते हैं, उन बैक्टीरिया और वायरस को मारने के लिए हमारे शरीर में अंदरूनी लड़ाई लड़ी जाती है, और उससे एक अंदरूनी इम्यूनिटी डेवलप होती है, जिससे हम कहते हैं सिस्टमिक इम्यूनिटी। तो सिस्टमिक इम्यूनिटी अलग होती है, लोकल इम्यूनिटी अलग होती है। जब कोरोना वायरस का इन्फेक्शन नेचुरल तरीके से होता है तब वह नाक और फेफड़े के द्वारा होता है। तो ऐसे मरीज
में इन्फेक्शन से जीत जाने के बाद, कोविड से ठीक हो जाने के बाद, नाक और फेफड़े में एक लोकल इम्यूनिटी भी होती है और जो वायरस शरीर में प्रवेश कर चुके थे उसकी वजह से एक सिस्टमिक इम्यूनिटी भी रहती है। परंतु जिन लोगों को कोरोना का वैक्सीन लगा है और वैक्सीन लगने की वजह से इम्यूनिटी आई है, तो वह वैक्सीन तो फेफड़े या नाक के द्वारा नहीं दिया गया है, वह वैक्सीन तो इंजेक्शन के रूप में दिया गया है। तो वायरस का जो अंश है, वायरस का जो एंटीजन है, वो सीधे शरीर में प्रवेश कराया गया है, जिससे सिस्टमिक इम्यूनिटी तो बन जाती है पर फेफड़े और नाक में लोकल इम्यूनिटी नहीं बनती है। तो ऐसा व्यक्ति जैसे कि मैं हूं, जिसे इंजेक्शन लगाकर, वैक्सीन लगाकर कोरोना से लड़ने के लिए तैयार किया गया है, मुझ में सिस्टमिक इम्यूनिटी तो थी पर मेरे नाक और फेफड़े में लोकल इम्यूनिटी डेवलप नहीं हुई थी। इस वजह से कोरोना का वायरस मेरे आसपास आने से मुझे संक्रमण तो जरूर होगा, नाक और फेफड़े में कुछ हल्के फुल्के लक्षण रह सकते हैं, पर जो भी वायरस यहां से बचकर मेरे शरीर के अंदर जाएंगे, चूंकि वैक्सीन लग चुका है मुझे, तो मेरी सिस्टमिक इम्यूनिटी तैयार है, तो वह वायरस सीरियस बीमारी का रूप नहीं ले पाता। यहां पर यह फर्क मैं फिर से याद दिलाना चाहूंगा कि कोरोना से संक्रमित होना और उस संक्रमण का कोविड की बीमारी में बदलना दो अलग अलग चीजें होती हैं। इस फर्क को समझने के लिए आप मेरे पुराने वीडियो को देख सकते हैं, जिसमें मैंने विस्तार से बताया था कि कोरोना संक्रमित होना और कोविड से पीड़ित होना ये दोनों समानार्थी शब्द नहीं है, दोनों में फर्क है। तो वैक्सीन लगाने से मुझे क्या फायदा हुआ? वैक्सीन लगाने से मुझे कोरोना का संक्रमण नहीं होगा यह गारंटी तो नहीं मिली, पर कोरोना का संक्रमण होने के बाद मेरी बीमारी गंभीर रूप नहीं लेगी यह गारंटी जरूर मिली। तो वैक्सीन सभी को लगाना है और वैक्सीन लगाने के बाद ये नहीं सोचना है कि संक्रमण नहीं होगा। संक्रमण तो हो सकता है, वह गंभीर बीमारी का रूप नहीं लेगा, यह तय है, और मृत्यु की संभावना तो नहीं के बराबर है। इसलिए मुझमें जब कोरोना के हल्के फुल्के लक्षण आए, नाक बहना, गले में खराश, इसके अलावा मुझे ना तो बुखार हुआ, ना मुझे बदन दर्द हुआ, सिर्फ अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के सिम्टम्स थे जो 2 दिन में साधारण दवाइयों से ठीक हो गए। चूंकि मुझे वैक्सीन लगा था, इसलिए वायरस मेरे शरीर में नाक और गले से आगे नहीं बढ़ पाया। ये तो रहा मेरा अनुभव कोरोना के साथ। क्योंकि मुझे कोरोना की वैक्सीन के 2 डोज लग चुके थे, इसलिए कोरोना का संक्रमण होने के बावजूद मुझमें कोविड की गंभीर बीमारी नहीं पनप पाई और हल्के फुल्के लक्षण के बाद ही मैं इस बीमारी को जीत पाया। इस वीडियो में मैंने पहले बताया कि मेरी RT-PCR की रिपोर्ट नेगेटिव थी, उसके बावजूद मैं यह मान के चल रहा हूँ कि मुझे कोरोना का ही संक्रमण हुआ था। ऐसा इसलिए क्योंकि पहली बात तो जो लक्षण है वो कोरोना की तरह ही थे, बिल्कुल नाक बहना, गले में खराश रहना, भले ही हल्के लक्षण थे, पर ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यहाँ यह है कि जिस माहौल में ये लक्षण पनपे थे, अब से 2 हफ्ते पहले जब मुझे लक्षण शुरू हुए, उसके पिछले 3 हफ्ते से मैं कुछ कोविड पॉजिटिव मरीजों को देख रहा था, उनका इलाज कर रहा था। चूँकि वह मेरे नज़दीकी रिश्तेदार हैं, उन्हें मैं व्यक्तिगत रूप से जांच परख रहा था और बार बार उनके संपर्क में आ रहा था। हालांकि कोविड प्रोटोकॉल सारे फॉलो किए जा रहे थे, पीपी किट भी पहनी गई थी, ग्लव्स भी पहने गए थे, फिर भी थोड़ी बहुत संभावना तो रही जाती है कि इन्फेक्शन लग जाए। अब मैं आपको बताऊंगा कि यह संक्रमण किस प्रकार से इस परिवार में शुरू हुआ। सबसे पहले लक्षण घर की सबसे बुजुर्ग महिला है 65 साल की, उनमें शुरू हुआ दस्त और उल्टी के रूप में। ना उन्हें सर्दी खांसी हुई, ना उन्हें बुखार हुआ, पहला लक्षण उनमें था दस्त और उल्टी। यहां यह महत्वपूर्ण बात आपको समझना है कि कोरोना की इस दूसरी लहर में बहुत से मरीजों में कोविड उल्टी दस्त के लक्षण के साथ भी शुरू हो रहा है। जब इस महिला रिश्तेदार ने पहली बार मुझे कॉल किया और बताया कि उल्टी दस्त हो रहा है, तब मैंने उन्हें शुरुआती दवाइयाँ जो उल्टी दस्त में दी जाती हैं वो शुरू करी और साथ ही उन्हें आगाह किया कि बुखार जैसे कुछ लक्षण दिखें तो तुरंत कोरोना की जांच कराएं। अगले ही दिन उन्हें
तेज़ बुखार आना शुरू हुआ, बदन दर्द शुरू हुआ और उन्होंने RT-PCR की जांच कराई। मैंने उनके हस्बैंड से भी कहा कि आप भी जांच कराएं। चूँकि RT-PCR की जांच की रिपोर्ट आने में 2 से 3 दिन, कभी 5 दिन, 7 दिन भी लग सकते हैं, इसलिए रिपोर्ट का इंतज़ार किए बगैर हमने दोनों मरीजों में कोरोना की जो शुरुआती दवाइयाँ दी जाती है वो शुरू करी। मैं ट्रीटमेंट डिटेल यहाँ ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा, वो मैं अगले वीडियो में आपको बताऊँगा कि किस तरह की दवाइयाँ हमने दी मरीजों में। मैं अब यह समझाना चाह रहा हूँ कि कोरोना किस तरीके से शुरू होता है, किस तरीके से दूसरे लोगों में फैल सकता है और कैसे अलग अलग मरीज में अलग अलग लक्षण हो सकते हैं और उन्हें जल्दी कैसे पहचानना चाहिए। तो इन दोनों बुजुर्ग मरीजों में कोरोना की शुरुआती दवाइयाँ शुरू की गई, उन्हें घर में होम आइसोलेशन की सलाह दी गई। उनके घर के दूसरे सदस्य चूंकि उनसे अलग कमरों में रह रहे थे, धीरे धीरे उन लोगों में भी लक्षण शुरू हुए बुखार के रूप में। इस परिवार के 6 सदस्यों में से 2 सदस्य, एक तो ये 65 साल की बुजुर्ग महिला और दूसरा उनका बेटा 48 साल का स्वस्थ पुरुष, इन दोनों को भर्ती होने की जरूरत पड़ी। इनका ऑक्सीजन सैचुरेशन 80%, 85% तक कम हो चुका था और इनके CT स्कैन में भी काफ़ी चेंजेस थे। CT सीवियरिटी स्कोर एक में 15 और एक में 20 था, जो काफ़ी सीरियस माना जाएगा। परंतु बाकी 4 सदस्य जो हैं, 6 में से 2 को भर्ती होना पड़ा, बाकी 4 सदस्य होम आइसोलेशन में घर पर दवाइयाँ खाकर धीरे धीरे पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गए। इन सभी मरीजों में अलग अलग समय पर संक्रमण शुरू हुआ। जो 65 साल की बुजुर्ग महिला में जब लक्षण शुरू हुआ, उसके पूरे 1 महीने के बाद उनके पोते में लक्षण शुरू हुआ। तो इससे पता चलता है कि वायरस अलग अलग समय पर शरीर में लक्षण शुरू कर सकता है। सौभाग्य से इन सभी 6 रिश्तेदारों में इलाज के बाद किसी की भी जान का कोई नुकसान नहीं हुआ और दोनों मरीज डिस्चार्ज होकर घर गए। परंतु जो दूसरा परिवार है मेरे क्लोज फैमिली फ्रेंड का, उसमें वो इतने लकी नहीं थे और उस परिवार में भी लक्षण की शुरुआत, बीमारी की शुरुआत नॉर्मल तरीके से नहीं हुई। उस फैमिली फ्रेंड घर में भी सबसे बुजुर्ग जो सदस्य हैं, 87 साल के बुजुर्ग थे, जो काफ़ी समय से पार्किंसंस की बीमारी, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ की बीमारी से पीड़ित थे और पिछले कुछ महीनों से बिस्तर पर ही थे और व्हीलचेयर पर ही चलना फिरना उनका हो पाता था। इस बैकग्राउंड में 1 हफ्ते पहले उस मरीज ने खाना पीना कम कर दिया और बुजुर्ग लोगों में बहुत बार ऐसा माना जाता है कि उम्र के असर से उनकी तबीयत ठीक नहीं रह रही है और उनमें बीमारी पहचानने में बहुत बार देर हो जाती है। यहाँ यह समझना बहुत ज़रूरी है कि बुजुर्ग मरीज में निमोनिया होने पर टिपिकल बुखार, खांसी नहीं भी दिख सकते हैं, बल्कि कई मरीजों में तो बुखार की बजाय शरीर ठंडा नजर पड़ आता है। तो इस बुजुर्ग व्यक्ति के साथ भी यही हुआ। 87 साल इनकी उम्र थी। इन्होंने 7 दिन से खाना पीना कम कर दिया था। घर के सदस्यों ने समझा कि लंबी बीमारी है, काफ़ी दिन से बीमार हैं, अब और कमज़ोर होते जा रहे हैं, इसलिए खाना पीना कम हो गया है। और आखिरी के दिन उनको सांस लेने में जब दिक्कत शुरू हुई, तब उन्होंने ऑक्सीजन सैचुरेशन चेक किया और मुझे कॉल किया कि हमारे बुजुर्ग पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है। चूँकि ऐसे मरीज को अस्पताल में भर्ती की आवश्यकता थी, पर एक तो उनकी उम्र को देखते हुए और शहर में कोरोना की महामारी फैली हुई थी, डर से घर के सदस्यों ने उन्हें अस्पताल में भर्ती नहीं कराया, क्योंकि अभी तक कोई भी ये नहीं सोच रहा था कि इस बुजुर्ग मरीज में कोरोना की बीमारी हो सकती है। अभी तक सब यही मान रहे थे कि उम्र की वजह से, कमजोरी की वजह से ये बिस्तर पर हैं।
और ऑक्सीजन सैचुरेशन कम होने के बाद 24 घंटे के अंदर इस व्यक्ति की घर पर ही मृत्यु हो गई। ऐसे मरीज में निमोनिया का शक तो होता है, मुझे भी हुआ, और इसका जिक्र मैंने उस परिवार के सदस्यों से किया, पर बात आई गई हो गई। नेक्स्ट डे मरीज का अंतिम संस्कार करने के बाद अगले ही दिन उनके एक मित्र ने मुझे फ़ोन किया कि उन्हें खांसी शुरू हो रही है, खांसी की कुछ दवा मैं उन्हें बताऊं। जिस परिवार में एक बुजुर्ग सदस्य की मृत्यु एक दिन पहले हुई हो और आज खांसी शुरू हुई हो एक नए सदस्य में, तो कोरोना का शक बिल्कुल से बढ़ जाना चाहिए। मैंने उनसे कहा कि आप सभी फैमिली मेंबर्स कोरोना की जांच कराएं। तो उस परिवार में कुल 7 सदस्य हैं, एक सदस्य की मृत्यु हो चुकी, बाकी 6 में से 3 लोगों ने जांच कराई, 2 लोगों ने मना कर दिया। मृतक की पत्नी और मृतक के छोटे बेटे ने जांच करने से मना कर दिया। 3 सदस्य ने जांच कराई और एक 8 महीने का बच्चा था, उसकी भी जांच नहीं हुई। 3 में से 2 लोग पॉजिटिव आए। 4-5 दिन के बाद घर के बाकी सदस्यों ने भी जांच कराया और कुल उस परिवार में 7 में से 1 की मृत्यु हो चुकी थी। बचे हुए 6 में से 4 लोग पॉजिटिव निकले, बच्चे की जांच नहीं हुई और एक सदस्य नेगेटिव था। इसमें भी वो 2 सदस्य जो शुरू के 5 दिन तक कोरोना की जांच कराने से मना करते रहे, हालांकि उनमें भी कमजोरी, भूख नहीं लगना ऐसे लक्षण थे, और जो ये मान के चल रहे थे कि घर के एक सदस्य चले जाने की वजह से, मृत्यु हो जाने की वजह से, दुख की वजह से उनका खाना पीना कम हो गया है, उनको कमजोरी लग रही है, इन्होंने 5वें-6वें दिन पे जाकर जब इन्हें सांस में दिक्कत शुरू हुई तब जांच कराई। दुर्भाग्यवश इस परिवार में, जिसमें एक सदस्य की मृत्यु पहले हो चुकी थी 87 वर्ष वाले बुजुर्ग की, उनकी एक और बेटी की कोरोना से मृत्यु हुई, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने जांच काफ़ी देर से कराई, इलाज काफ़ी देर से शुरू किया। हॉस्पिटलाइज होने के बावजूद, बेस्ट आईसीयू केयर मिलने के बावजूद इस परिवार को एक और सदस्य की मृत्यु देखनी पड़ी। बाकी सदस्य होम आइसोलेशन में, जो ट्रीटमेंट दिया जा सकता है उस ट्रीटमेंट के साथ धीरे धीरे स्वस्थ हो रहे हैं। पर इस 2 परिवार के अनुभव से जो सीख हमें लेनी चाहिए वो पहली ये कि वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है। वैक्सीनेशन से आप में सीरियस बीमारी पनपने की संभावना बहुत कम हो जाती है, इसका मैं एक उदाहरण हूँ। दूसरा, लक्षण शुरू होते ही या रिस्क दिखते ही अपने आसपास किसी को कोरोना पॉजिटिव मिलने पर या किसी की असामयिक मृत्यु होने पर, कोरोना का शक होने पर कोरोना की जांच जरूर कराएं। लक्षण दिखने पर तो जरूर कराएं। डिनाइल मोड में रहने से, समस्या को नकारने से वो समस्या दूर नहीं भागेगी। जांच तुरंत कराएं और लक्षण शुरू होते ही जांच जरूरी है, और डॉक्टर की सलाह पर होम आइसोलेशन और ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी है घर पर, ताकि अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता ना पड़े। आशा करता हूँ यह वीडियो आप लोगों को बहुत उपयोगी मालूम पड़ेगा। इन सभी मरीजों में किस प्रकार का ट्रीटमेंट हमने दिया, ये मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। आपको यह वीडियो कैसे लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।